अडानी समूह। ये नाम सुनते ही दो तरह की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक है जबरदस्त कामयाबी, ग्रोथ और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई कहानी, और दूसरी दोस्ती, तरफदारी और राजनीतिक संबंधों के गंभीर सवालों की। तो आज हम इसी पहेली के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई एक इंसान इतनी तेजी से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक बेमिसाल कारोबारी दिमाग और सही रणनीति का नतीजा है, या फिर इस कहानी में कुछ और भी है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। जरा एक नज़र डालिए इस विशाल साम्राज्य पर। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट्स तक, पावर प्लांट से लेकर गैस पाइपलाइंस तक, यहाँ तक कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल तक, अडानी का कारोबार देश के कोने कोने में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या ये कामयाबी सिर्फ एक व्यक्ति की काबिलियत और मेहनत का नतीजा है, या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई और कहानी भी छिपी हुई है? चलिए सबसे पहले उस कहानी को देखते हैं जो अडानी ग्रुप खुद दुनिया को बताता है। और वो कहानी है नंबर्स की जबरदस्त ग्रोथ की। ये नंबर देखिए, $10.51 बिलियन ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अडानी पोर्टफोलियो की अनुमानित कमाई है, जिसे ईबिटा कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी की प्रॉफिट कमाने की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ बड़े होने की नहीं है, बात है अविश्वसनीय रफ्तार से बड़े होने की। 45% की सालाना चक्रवृद्धि ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि कंपनी हर साल लगभग 1.5 गुना बड़ी हो रही थी। ये किसी रॉकेट की स्पीड से कम नहीं है ना? जैसा कि स्लाइड में साफ है, अडानी का साम्राज्य हर तरफ फैला है। एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग और अब तो डेटा सेंटर्स में भी। ये दिखाता है कि ये ग्रुप भारत की ग्रोथ स्टोरी के हर पहलू से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सारा विकास सिर्फ मार्केट की वजह से था, या फिर उस वक्त के आर्थिक माहौल ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया? तो बात शुरू होती है 1991 से। भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। लाइसेंस राज का दौर खत्म हुआ, देश ने जबरदस्त तरक्की की। लेकिन इसी तरक्की के साथ एक नया शब्द भी चर्चा में आया, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, एक ऐसा सिस्टम जहां बिजनेस में आपकी कामयाबी आपकी काबिलियत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार में आपकी पहुंच कितनी है, जहां नियम कायदे कुछ खास लोगों के लिए मोड़ दिए जाते हैं। और कई एकेडमिक स्टडीज अडानी के उदय को इसी नजरिए से देखती हैं। अकादमिक विश्लेषण के मुताबिक ये कई तरीकों से होता है, जैसे सरकार की कीमती जमीन या खदानें कुछ चुनिंदा कंपनियों को कौड़ियों के भाव दे देना, या फिर नियम ही ऐसे बना देना जिनसे सिर्फ कुछ दोस्तों को ही फायदा पहुंचे, या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को मोटा चंदा देकर बदले में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लेना। और यहीं पर आकर हमारी दोनों कहानियां आपस में टकरा जाती हैं। आलोचकों का मानना है कि अडानी ग्रुप का ये जो असाधारण विकास है, वो इसी क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां राजनीतिक नज़दीकियों ने बिजनेस को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। जनवरी 2023 ये वो महीना था जब ये दोनों अलग अलग कहानियां एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से टकराईं, और इस टकराव की वजह बनी एक रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। वो एक हफ्ता किसी तूफान से कम नहीं था, याद है? 24 जनवरी को एक अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। अडानी ग्रुप तुरंत पलटवार करता है। 29 जनवरी को तो वे 4113 पन्नों का एक लंबा चौड़ा जवाब भी जारी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद 1 फरवरी को अडानी को अपना एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस लेना पड़ता है। ये सिर्फ एक बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, ये एक नैरेटिव की जंग बन गई। अडानी ग्रुप ने इसे भारत पर एक सोचा समझा हमला बताया, तो हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं रहा। इसने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी, और ऐसा लगा जैसे पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया हो। जब इस ऑनलाइन बातचीत को एनालाइज किया गया तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। करीब 26% लोग अडानी को सपोर्ट कर रहे थे, तो 20% हिंडनबर्ग के साथ थे। लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप 54% उन लोगों का था जो किसी की साइड नहीं ले रहे थे, बल्कि सिर्फ इस मामले से जुड़े फैक्ट्स शेयर कर रहे थे। और ये बटी हुई राय इन सोशल मीडिया पोस्ट्स में साफ झलकती है। एक तरफ अडानी के लिए जबरदस्त समर्थन था, तो दूसरी तरफ लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच मान रहे थे। तो लोग सिर्फ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे थे, सबसे ज्यादा बात हो रही थी इस मामले की सच्चाई पर।
इसके बाद लोग इसके राजनीतिक नतीजों, रद्द हुए एफपीओ और एलआईसी जैसे सरकारी संस्थानों के निवेश पर इसके असर के बारे में बात कर रहे थे। और इस एक ट्वीट से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे एक कॉरपोरेट विवाद देखते ही देखते एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक कंपनी पर हमले की तरह नहीं देखा, बल्कि देश की राजनीति और आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा। और ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। जब कोई कंपनी किसी देश के विकास के लिए इतनी ज़रूरी बन जाती है, तो फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और अनफेयर फायदे के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ होनी चाहिए? क्या अडानी समूह की कहानी एक कारोबारी जीत है जो देश को तरक्की की राह पर ले जा रही है, या ये एक ऐसे सिस्टम का आईना है जहां नियम कुछ खास लोगों के लिए बदल दिए जाते हैं? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है।